हमें अंटार्कटिका के बारे में कैसे पता चला? अ बुक बाय आइजैक एसिमोव। यूरोपीय खोजकर्ताओं ने भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के दक्षिण में क्या है, इसे जानने की कोशिश की। एसिमोव यहाँ उनकी रोमांचक यात्राओं का वर्णन करते हैं, जिनसे अंत में यह बात सिद्ध हुई कि दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर एक महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट था। आप यहाँ अंटार्कटिका होकर दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की साहसी और बर्फीली यात्राओं के सजीव वर्णन पढ़ सकते हैं। हमारी दुनिया के एक अनजाने इलाके की यह एक बेहद रोचक कहानी है। महाद्वीपों से होकर दक्षिण तक 300 ईसा पूर्व तक प्राचीन यूनानियों को इतना स्पष्ट हो गया था कि पृथ्वी एक गेंद जैसी गोलाकार थी। उन्हें पता था कि उसके एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव था, और इन दोनों ध्रुवों के बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा थी। कोई भी यूनानी कभी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव नहीं गया था। उनमें से कभी कोई भूमध्य रेखा तक भी नहीं गया था, पर यूनानी विद्वानों को उनके वहां होने के बारे में अवश्य पता था। उन्हें यह तथ्य जरूर मालूम था, क्योंकि यूनान में सूर्य हमेशा आसमान में दक्षिण दिशा में होता था। इसलिए उन्हें लगा कि सारी जमीन भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर ही होगी। क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में जमीन हो सकती थी? कुछ यूनानी विद्वानों को इसकी संभावना लगी। उन्हें यह बात काफी तार्किक लगी कि अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में भूमि है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी भूमि होनी ही चाहिए। पर क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित जमीन पर कभी जाना संभव होगा? लोग जितनी अधिक दूर दक्षिण में जाते, वहां उतनी ही गर्मी पड़ती। बहुत से लोगों का मानना था कि भूमध्य रेखा के पास इतनी गर्मी होगी कि वहां लोगों का जिंदा रह पाना मुश्किल होगा। अगर ऐसे हालात होंगे तो पृथ्वी के दोनों भाग हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। उत्तर में रहने वाले लोग कभी दक्षिण में नहीं जा पाएंगे, और दक्षिणवासी कभी उत्तर की तरफ नहीं जा पाएंगे। अब हमें पता है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी जमीन है। हमें यह भी पता है कि वहां बहुत प्राचीन काल से लोग रह रहे हैं, और यह भी संभव है कि मानव की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग की भूमि में ही हुई हो। यूनानियों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और न ही उन्होंने इस विषय के बारे में जानने की कोई कोशिश की थी। वे उसके बारे में सिर्फ सोचते थे। रोमवासियों ने भी इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं की, और मध्य युग के यूरोप वासियों ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। 1420 ईस्वी तक कोई भी यूरोपीय दक्षिण में भूमध्य रेखा तक भी नहीं गया हुआ था। 1400 ईस्वी तक यूरोप के लोग भारत और उसके पूर्व स्थित द्वीपों में जाने के बहुत इच्छुक थे। इन पूर्वी द्वीपों से आती थी रुई, रेशम, चीनी, मसाले और बहुत सारी अन्य चीजें, जिनकी यूरोप वासियों को बेहद जरूरत थी। ये सब चीजें दूर दराज के देशों से जमीन द्वारा ट्रांसपोर्ट करके आती थीं। बीच में हर एक देश अपना टैक्स वसूलता था। इससे पश्चिम यूरोप पहुंचते पहुंचते ये चीजें बहुत महंगी हो जाती थीं। यूरोप का सबसे पश्चिमी देश पुर्तगाल था, और पूर्वी देशों से आया माल वहां सबसे ज्यादा महंगा था। 1418 में एक पुर्तगाली राजकुमार हेनरी के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों न हम समुद्र के रास्ते से भारत जाएं? क्यों न हम अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत जाएं? अफ्रीका कितनी दूर था और उसका कितना विस्तार था, यह किसी को भी नहीं पता था। इसे पता करने का एक ही तरीका था, वहां पानी के जहाज भेजकर। हेनरी ने पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी कोने पर एक जहाज केंद्र खोला। वहां से उसने जहाजों को भेजना शुरू किया। हर एक जहाज पहले की अपेक्षा अफ्रीका के तटीय किनारे पर कुछ और आगे जाता था। हेनरी को लोग हेनरी द नेविगेटर के नाम से बुलाते थे। 1460 में उसका देहांत हो गया, पर तब तक पुर्तगाली जहाज अफ्रीकी तट के किनारे कई हजार किलोमीटर तक जा चुके थे, पर अभी भी वो भूमध्य रेखा से काफी दूर थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि अफ्रीका का विस्तार भूमध्य रेखा तक नहीं होगा, और उन्हें अत्यंत गर्मी का प्रकोप नहीं सहना पड़ेगा। कुछ समय तक तो दक्षिण अफ्रीकी तट ने उन्हें पूर्व की ओर सफर करने के लिए मजबूर किया, पर उसके बाद वो जहाजों को फिर से दक्षिण की ओर ले जाने में सफल हुए। 1482 में पुर्तगाली नाविक डियोगो काओ भूमध्य रेखा को लांघकर उसके आगे गया। ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपीय था। वहां उसे दो बातें पता चली। पहली, कि भूमध्य रेखा पर इतनी अधिक गर्मी नहीं थी
जहां आसानी से पहुंचा जा सकता था। और उसे 2 बातें पता चली। पहली कि भूमध्य रेखा पर इतनी अधिक गर्मी नहीं थी, वहां आसानी से पहुंचा जा सकता था और आगे भी जाया जा सकता था। दूसरा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी भूमि थी और अफ्रीका उसके आगे तक फैला था। 1488 में एक अन्य पुर्तगाली नाविक बार्थलोमीयू अफ्रीका के दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। 1497 में एक अन्य पुर्तगाली नाविक अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा। अफ्रीका का दक्षिण में कितनी दूर तक विस्तार था? वास्तव में उत्तर और दक्षिण की दूरी को डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 पर होती है और उसे 0 डिग्री लिखा जाता है। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी को 90 समान भागों में बांटा जाता है, जिसमें उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री एन लिखा जाता है। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव का मध्य को 45 डिग्री एन और 2/3 को 60 डिग्री एन लिखा जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री एस होगा। भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव का मध्य 45 डिग्री एस होगा और 2/3 बिंदु 60 डिग्री एस होगा। अफ्रीका का दक्षिणी छोर करीब 35 डिग्री एस था। यह स्थान भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच सिर्फ 1/3 दूरी पर था। जब पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिण छोर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब एक इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस को एक नया विचार आया। क्योंकि पृथ्वी गोल थी, इसलिए उसने पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर जहाज से यात्रा करके भारत पहुंचने की ठानी। स्पेन ने कोलंबस को 3 जहाज दिए और उसने 1492 में दक्षिण की ओर पलायन किया। कोलंबस अमेरिकी महाद्वीप पहुंचा, पर उसे भारत पहुंचने की गलतफहमी हुई। कुछ समय बाद लोगों को पता चला कि दुनिया कोलंबस की कल्पना से बड़ी थी। अपनी यात्रा में कोलंबस को नए नए द्वीप और महाद्वीप मिले, पर भारत वहां से बहुत दूर था। स्पेन को यह अच्छा नहीं लगा। पुर्तगाल भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ बहुत व्यापार कर रहा था और स्पेन कुछ भी नहीं। पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगालेन के साथ पुर्तगाली सरकार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैगलेन पुर्तगाल छोड़कर स्पेन चला गया। उसका विचार अमेरिका जाकर वहां से आगे भारत पहुंचने का था। 1519 में मैगलेन ने स्पेन से अपनी यात्रा शुरू की। वो अमेरिकी महाद्वीप पहुंचकर वहां से आगे भारत जाना चाहता था। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप उत्तर से दक्षिण तक जमीन का एक बहुत विशाल विस्तार था। अंत में मैगालेन बहुत दूर दक्षिण की ओर सफर करने के बाद 20 अक्टूबर 1520 को एक पानी की खाड़ी यानी स्ट्रेट के पास पहुंचा। वो खाड़ी में घुसा। वहां बहुत आंधी और तूफान था, फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखी। उससे वो अमेरिकी महाद्वीप के दूसरे छोर पर निकल आया। आज भी मैगलेन के सम्मान में उसे स्ट्रेट ऑफ मैगलेन की खाड़ी के नाम से माना जाता है। इस खाड़ी के दूसरे छोर पर मैगलेन ने एक दूसरे महासागर में प्रवेश किया। वहां पर सूरज चमक रहा था और कोई तूफान नहीं था। मैगलेन ने उसे पैसिफिक या शांति महासागर का नाम दिया। आज हम उसे पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैगलेन लगभग 54 डिग्री एस है। भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक वो 3/5 दूरी पर है, 0.6 की दूरी पर है। और मैगलेन की खाड़ी के दक्षिण में एक और बड़ा जमीन का टुकड़ा है। जब वो लोग खाड़ी से गुजर रहे थे, तो मैगलेन के नाविकों को जमीन पर आग यानी कैंप फायर दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने उसे टेरा डेल फ्यूजियो या आग की जमीन का नाम दिया। मैगलेन ने टेरा डेल फ्यूजियो पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो खाड़ी से निकलकर सीधा भारत आना चाहता था। वो भारत नहीं आ पाया। मैगलेन का फिलीपींस द्वीप में देहांत हो गया, पर उसके साथियों ने यात्रा जारी रखी। 8 सितंबर 1522 को मैगलेन के 5 जहाजों में से केवल एक ही स्पेन वापस लौट कर आया। जहाज में केवल 18 नाविक ही बचे थे। पानी के जहाज द्वारा दुनिया की संपूर्ण परिक्रमा लगाने वाले यह पहले लोग थे। कुछ भूगोल विद्वानों को भूमध्य रेखा के दक्षिण स्थित जमीन वाली यूनानी किंवदंतियां याद आईं। उन्हें लगा कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में तो भूमि होगी ही, पर यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें लगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भूमि थी, उतनी ही भूमि भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी होगी। उन्हें लगा कि वहां भी एशिया या उससे बड़े महाद्वीप होंगे। शायद टेरा डेल फ्यूजियो उस महाद्वीप का भाग हो। उन्होंने ग्लोब पर एक काल्पनिक नक्शा बनाया, जिसमें टेरा डेल फ्यूजियो एक बड़े महाद्वीप का भाग था। 1577 के अंत में ब्रिटिश नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने दक्षिण अमेरिका के पैसिफिक
तट की यात्रा शुरू की। स्पेन और इंग्लैंड के बीच उन दिनों युद्ध छिड़ा हुआ था। अब दबंग ब्रिटिश नाविक अमेरिका में स्पेनिश व्यापारियों और जहाजों को लूटकर मालामाल बन सकते थे। स्पेन ने अटलांटिक तट पर भारी पहरेदारी शुरू कर दी। उन्हें पैसिफिक तट सुरक्षित लगा, इसलिए उन्होंने उसे वैसा ही असुरक्षित छोड़ दिया। डक ने मैगेलन की खाड़ी को पार किया और फिर 6 सितंबर 1578 को उसने प्रशांत महासागर में प्रवेश किया। फिर वो एक भयंकर तूफान में फंसा, जिसके कारण उसे दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ा। उसे दक्षिण में काफी यात्रा करनी पड़ी और फिर उसे टेरा डेल फ्यूजियो दिखा, जो एक द्वीप था और उसके दक्षिण में महासागर था। समुद्र का यह भाग अब ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है। टेरा डेल फ्यूजियो द्वीप पर लोग रहते थे। बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि वो दक्षिणी छोर पर जमीन का आखिरी टुकड़ा था जहां लोग निवास करते थे। टेरा डेल फ्यूजियो की दक्षिणी टिप को केप हॉर्न बोलते हैं। वो 56 डिग्री एस पर स्थित है। ड्रेक ने वहां रुककर कोई खोजबीन नहीं की। वो लुटेरा था और लूटने में उसकी रुचि थी। उसने जहाज पर भरपूर सामान लादा और फिर अमेरिका के पैसिफिक तट की ओर कूच किया। प्रशांत महासागर को पास कर वो वापस इंग्लैंड पहुंचा। वो समुद्र के जरिए दुनिया की परिक्रमा लगाने वाला दूसरा व्यक्ति था। अब हम बात करेंगे दक्षिण स्थित अंटार्कटिका सर्किल की तरफ की बात की। अब लोगों को पता चला कि टेरा डेल फ्यूजियो महाद्वीप का भाग नहीं था। फिर भी लोगों का मानना था कि दक्षिण में कोई महाद्वीप जरूर होगा। वो शायद कहीं प्रशांत महासागर में हो। मैगेलन और ड्रेक के कार्य के कारण 1600 ईस्वी तक भूगोल वैज्ञानिकों को पृथ्वी का वास्तविक आकार और माप पता चल गया था। उन्हें मालूम था कि पश्चिम में अमेरिकी तट और पूर्व में एशिया और अफ्रीकी तट है। एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के बीच में एक विशाल महासागर है, जिसका विस्तार आधी पृथ्वी से भी बड़ा है। लोगों को यकीन करना मुश्किल था कि इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ पानी ही पानी होगा। उन्हें लगा कि इतने बड़े महासागर में जरूर भूमि के कुछ अनजाने महाखंड होंगे। उसके बाद से नाविक उन्हें खोजने में जुट गए। एशिया के दक्षिणी पूर्व में जो द्वीप थे वो ईस्ट इंडीज कहलाए। क्या वे किसी महाद्वीप का भाग थे? 1602 में स्पेनिश नाविक लुई वाज द टोरेज ने इन द्वीपों की यात्रा की और उनके तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण किया। ईस्ट इंडीज के सबसे पूर्वी और बड़े द्वीप का नाम न्यू गिनी था। टोरेज ने उस द्वीप की दक्षिण तट रेखा का मुआयना किया और उस इलाके को आज भी उसके सम्मान में टोरेज स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। टोरेज स्ट्रेट के दक्षिण में स्थित एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा था, जो उस समय टोरेज को दिखाई नहीं दिया। टोरेज की यात्रा के 1 साल के अंदर ही डच व्यापारियों ने ईस्ट इंडीज पर कब्जा कर लिया। वैसे टोरेज को वो भूमि वहां नहीं दिखाई दी थी, पर भूमि के बड़े टुकड़े के बारे में जानकारी धीरे धीरे डच व्यापारियों के कानों तक पहुंच गई थी। 1642 में ईस्ट इंडीज के गवर्नर एंटोन फॉन डायमेन ने एबिल जैनसन टास्मैन के नेतृत्व में दक्षिण की ओर एक खोजी दल भेजा। टास्मैन की तकदीर वाकई में खराब थी। वो 10 महीने तक अमेरिका जितने बड़े भूमिखंड के चारों ओर जहाज में यात्रा करता रहा और उसे भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। पर उसे महाखंड के आसपास कुछ छोटे द्वीप अवश्य मिले। महाखंड के दक्षिणी पूर्व में उसे एक द्वीप दिखा, जिसे उसने ईस्ट इंडीज के गवर्नर के नाम पर फॉन डायमन लैंड नाम दिया। बहुत सालों बाद खोजकर्ता टास्मैन के नाम पर उसका नाम टास्मानिया पड़ा। उसके आगे दक्षिणी पूर्व में टास्मैन ने 2 बड़े द्वीप और खोजे, जिसका नाम उसने डच प्रांत जीलैंड के नाम पर न्यू जीलैंड रखा। 1644 की यात्रा में टास्मैन को महाखंड का उत्तरी तट जरूर दिखा। अपनी पिछली यात्रा में टास्मैन इसे देखने से वंचित रह गया था। उसके अलावा और भी जानकारी थी जिसके बारे में कोई पुष्टि नहीं थी। डच लोगों ने उसे न्यू हॉलैंड के नाम दिया, परंतु उस क्षेत्र के बारे में उन्हें बहुत कम मालूम था। पर इन खोजों से वे लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए, जो दक्षिण में एक बड़े महाद्वीप की खोज का सपना सजो रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि दक्षिण ध्रुव के पास एक बड़ा महाद्वीप होगा और वो प्रशांत महासागर में दूर तक फैला होगा। प्रशांत महासागर बहुत विशाल था और यात्रा करते समय वहां किसी बड़े महाद्वीप का अचानक मिलना बहुत अचंभे की बात होगी। इसके लिए फिर दक्षिण की यात्रा क्यों न की जाए। तब यात्री जहाज को महाद्वीप जरूर मिलता और तब जहाज प्रशांत महासागर में उसकी तट रेखा के पास यात्रा कर सकता था। 1738 में एक फ्रेंच नाविक पियरे बोविट डी कोजियर ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर से दक्षिण की यात्रा शुरू की। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था दक्षिणी महाद्वीप को खोजना,
पर वो केवल कुछ छोटे द्वीप ही खोज पाया जिनका नाम उसने खुद के सम्मान में बोविट द्वीप रखा। 1771 में एक अन्य फ्रेंच नाविक यूस जोसेफ डी करग्युलिन ट्रीमार्क ने अभियान शुरू किया। उसने भी दक्षिण अफ्रीका के आसपास खोजबीन की। उसे भी एक छोटा द्वीप मिला जिसका नाम उसने करग्युलिन द्वीप रखा। दोनों द्वीप, बोविट द्वीप और करग्युलिन द्वीप, अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर नहीं थे। केप हॉर्न आज भी दक्षिण अफ्रीका में सबसे दक्षिण स्थित जमीन का टुकड़ा है। पर तभी एक महानाविक समुद्र में खोजबीन कर रहा था। वो अंग्रेज था और उसका नाम था जेम्स कुक। वैसे आजकल वो कैप्टन कुक के नाम से ही प्रसिद्ध है। 1768 से 1771 तक 3 महान समुद्री यात्राओं में कैप्टन कुक ने दक्षिणी प्रशांत महासागर की यात्रा की और न्यू गिनी, न्यू हॉलैंड और न्यूजीलैंड के तटों का निरीक्षण किया। टॉसमैन को जो नहीं दिखा उसे कैप्टन कुक स्पष्टता से दिखा पाया। न्यू हॉलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वो इतना बड़ा है इसलिए उसे अब महाद्वीप समझा जाता है। कैप्टन कुक ने उसे ऑस्ट्रेलिया नाम दिया। लैटिन में ऑस्ट्रेलिया का मतलब दक्षिण होता है, इसलिए यह नाम बहुत उपयुक्त था। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ऑस्ट्रेलिया से बड़े थे, पर दोनों का केवल कुछ ही भाग भूमध्य रेखा से नीचे था। पर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह भूमध्य रेखा के नीचे था। यह भूमध्य रेखा के नीचे खोजे जाने वाला सबसे विशाल भूमि का महाखंड था। पर शायद यह अंत नहीं था। क्या प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में कोई और महाद्वीप हो सकता था? 1772 में कैप्टन कुक अपने दूसरे अभियान पर निकले। इस बार उनका उद्देश्य प्रशांत महासागर, विशेषकर भूमध्य रेखा के नीचे और किसी महाखंड को खोजना था। उन्होंने महासागर का चप्पा चप्पा छान मारा और वो इस निर्णय पर पहुंचे कि दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया ही जमीन का सबसे बड़ा भूमिखंड था। अपनी तीसरी यात्रा में कैप्टन कुक ने प्रशांत महासागर के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों की खोज की। 1799 में हवाई द्वीप में उनका देहांत हुआ। अब हम पृथ्वी के ग्लोब की कल्पना करें। भूमध्य रेखा के पास टॉरिड जोन मतलब गर्म इलाका है, जिसका विस्तार 23.5 डिग्री एन से 23.5 डिग्री एस तक है। भूमध्य रेखा के इस उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में किसी समय सूर्य दिन में 12 बजे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। नॉर्थ टेम्परेट जोन का विस्तार 23.5 डिग्री एन से लेकर 65.5 डिग्री एन तक होगा। यहाँ पर सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होगा। हम जितना अधिक उत्तर की ओर जाएंगे उतने दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। इसके अलावा दिसंबर में दिन छोटे होंगे और रातें लंबी। इसी प्रकार साउथ टेम्परेट जोन का विस्तार 23.5 डिग्री एस से लेकर 65.5 डिग्री एस तक होगा। यहाँ पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 दिसंबर को होगी और सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात 21 जून को होगी। आप जितना अधिक दक्षिण की ओर जाएंगे वहां उतनी अधिक लंबी रातें होंगी और दिन उतने ही छोटे होंगे। उत्तर और दक्षिण में सर्दी का मौसम विपरीत कालों में आता है। नॉर्थ टेम्परेट जोन में सबसे अधिक सर्दी जनवरी फरवरी में होती है और सबसे अधिक गर्मी जुलाई अगस्त में होती है। इसके विपरीत साउथ टेम्परेट जोन में सबसे अधिक गर्मी जनवरी फरवरी में होती है और सबसे अधिक सर्दी जुलाई अगस्त में होती है। 65.5 डिग्री एन से उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक आर्कटिक जोन होगा। वहां पर 21 जून को दिन इतना लंबा होता है कि 24 घंटे सूर्य चमकता है। आप उत्तरी ध्रुव के जितना नजदीक जाएंगे वहां पर सूर्य उतनी देर आसमान में दिखेगा और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य पूरे 6 महीने तक लगातार चमकता रहेगा। वो ज्यादातर समय क्षितिज के पास ही रहेगा। आर्कटिक जोन में 21 दिसंबर वाले दिन सूर्य बिल्कुल अपना मुंह नहीं दिखाएगा। आप जितना अधिक उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य उतनी अधिक देरी तक नहीं दिखेगा और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य पूरे 6 महीने तक लगातार नहीं दिखेगा। साउथ टेम्परेट जोन में हालत आर्कटिक जोन के बिल्कुल विपरीत होगी, पर वहां पर सूर्य की स्थिति और बर्ताव बिल्कुल आर्कटिक जोन जैसा ही होगा। यह अनटार्कटिक जोन यानी आर्कटिक का बिल्कुल उल्टा, अनटार्कटिक। 65.5 डिग्री एस की रेखा पृथ्वी के चारों ओर एक गोला बनाती है। यह अनटार्कटिक जोन की दीवार है और इसे अनटार्कटिक सर्किल भी कहते हैं। अनटार्कटिक जोन में सूर्य 21 दिसंबर को पूरे दिन और 21 जून को आसमान में अपना मुंह भी नहीं दिखाएगा। यह स्थिति आर्कटिक जोन से बिल्कुल उल्टी होगी। आप दक्षिणी ध्रुव के जितने करीब जाएंगे वहां जून में सूर्य उतनी ही अधिक देर आसमान में रहेगा और दिसंबर में उतनी ही अधिक देर सूर्य आसमान से गायब रहेगा। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य आसमान में 6 महीने दिखेगा और 6 महीने गायब रहेगा। पुर्तगाली नाविकों के समय से जितने भी अभियान हुए उनमें से कोई भी साउथ टेम्परेट जोन के आगे नहीं जा पाया।
17 जनवरी 1773 को कैप्टन कुक अपने जहाज को इतना अधिक दक्षिण की ओर ले गए कि उसने अंटार्कटिक सर्किल पार कर लिया। कुक और उसके साथी पहले मनुष्य थे जिन्होंने अंटार्कटिक सर्किल को पार कर अंटार्कटिक क्षेत्र में प्रवेश किया। कुक ने इस अभियान में 2 बार इस सीमा को लांघा। वो दक्षिण में सबसे अधिक दूर 30 जनवरी 1774 को गया। तब उसने 71.2 डिग्री एस को पार किया। उसने भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच की 4/5 दूरी तय की थी। वो दक्षिणी ध्रुव से अब मात्र 2100 किलोमीटर दूर था। अंटार्कटिक सर्कल पार करने के बाद भी कैप्टन कुक को कहीं जमीन नहीं दिखी। वे जितना अधिक दक्षिण गए वहां उतनी ठंड बढ़ी। वैसे कैप्टन कुक ने अंटार्कटिक सर्किल को गर्मी के दिनों में पार किया था, पर उस समय भी वहां दक्षिण में इतनी ठंड थी कि बर्फ ने कुक को आगे जमीन तक जाने नहीं दिया। अपने दक्षिणी अभियान के दौरान कुक को एक द्वीप मिला, साउथ जॉर्जिया द्वीप, जिसका नाम उन्होंने जॉर्ज तृतीय के ऊपर रखा। यह द्वीप टेरा डेल फ्यूजियो से 1770 किलोमीटर दूर था। कैप्टन कुक साउथ सैंडविच द्वीप के पास से भी गुजरे। इसका नाम अर्ल ऑफ सैंडविच के नाम पर रखा गया था। वे उस समय ब्रिटिश नौसेना के चीफ थे। साउथ जॉर्जिया द्वीप और केप हॉर्न की दक्षिण स्थिति लगभग एक समान थी, परंतु साउथ सैंडविच द्वीप इसके और ज्यादा दक्षिण में स्थित था। केप हॉर्न से भी अधिक दक्षिण स्थित पाए जाने वाले यह पहले द्वीप थे। इनका सबसे दक्षिण द्वीप 59.4 डिग्री एस पर स्थित था, जो अभी भी साउथ टेम्परेट जोन में था। कैप्टन कुक को अंटार्कटिक क्षेत्र में कोई भूमिखंड दिखाई नहीं दिया। अब हम बात करेंगे दक्षिण में अंटार्कटिका के किनारे क्या हुआ। कैप्टन कुक के अभियानों से पता चला कि दक्षिण महासागरों के पानी में बहुत सारी सील्स और व्हेल थी। सील्स अपने फर और व्हेल अपनी चर्बी के लिए मशहूर थे। शिकारी जहाज सील्स और व्हेल के शिकार के लिए दक्षिण के समुद्रों में जाते रहते हैं। अन्वेषक और खोजकर्ता भी यही करते हैं। अक्टूबर 1819 में ब्रिटिश नौसेना के एक अफसर विलियम स्मिथ ने साउथ शेटलैंड द्वीपों की खोज की। इनका नाम स्कॉटलैंड के उत्तर में स्थित शेटलैंड द्वीप के नाम पर पड़ा था। यह फॉल्कलैंड द्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित थे और उनकी स्थिति 63 डिग्री एस की थी। यह द्वीप अभी तक खोजा गया सबसे दक्षिणी द्वीप था, पर वो अभी भी साउथ टेम्परेट जोन में था। ब्रिटिश नौसेना के कमांडर एडवर्ड ब्रैंसफील्ड ने शेटलैंड द्वीपों का नक्शा बनाया और फिर वो दक्षिण में 65.5 डिग्री एस तक गया। साउथ शेटलैंड द्वीपों और उसके नीचे के भूखंड के बीच के पानी को एडवर्ड ब्रैंसफील्ड के सम्मान में ब्रैंसफील्ड खाड़ी के नाम से बुलाया जाता है। उसी साल 16 नवंबर 1820 को एक 21 साल के अमरीकी नथानियल ब्राउन पाल्मर एक छोटे जहाज का कमांडर था। यह जहाज सील्स का शिकार करने वाले एक बड़े खेमे का सदस्य था। पाल्मर को ब्रैंसफील्ड खाड़ी के दक्षिण में भूखंड दिखाई पड़ा। ब्रैंसफील्ड और पाल्मर द्वारा देखा गया भूमिखंड एक संकरे एस आकार के उपद्वीप पेनिनसुला का हिस्सा था। अमेरिकियों ने उसे पाल्मर के सम्मान में पाल्मर लैंड बुलाया, पर क्योंकि ब्रैंसफील्ड ने उसे पहले देखा था, इसलिए अंग्रेजों ने उसे उस समय के नौसेना कमांडर के सम्मान में ग्रैहम लैंड बुलाया। 1964 में यह विवाद सुलझ गया। इस क्षेत्र को अब अंटार्कटिका पेनिनसुला बुलाया जाता है। ब्रैंसफील्ड और पाल्मर पहले लोग थे जिन्होंने इस बड़े विशाल भूखंड को देखा था, पर उन्होंने क्या देखा था इसका उन्हें कुछ पता नहीं था। 7 फरवरी 1821 को एक अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस ने पहली बार अंटार्कटिक पेनिनसुला पर अपना पैर रखा। यह बात किसी को पता नहीं थी, परंतु 1955 में उसके जहाज की डायरी लॉगबुक बरामद हुई और उससे खुलासा हुआ। डेविस ने लॉगबुक में अपना मत व्यक्त किया था कि वो भूखंड अंटार्कटिक महाद्वीप का एक भाग था, पर डेविस के पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। पर अंटार्कटिक महाद्वीप पर पैर रखने वाला वो पहला व्यक्ति था। अंटार्कटिक पेनिनसुला के जिस भाग से ब्रैंसफील्ड, पाल्मर और डेविस जुड़े थे, वो असल में अंटार्कटिक क्षेत्र नहीं था। साउथ टेम्परेट जोन से उत्तर की ओर पेनिनसुला का बहुत विस्तार था। असल में अंटार्कटिक पेनिनसुला का उत्तरी छोर 63 डिग्री एस पर स्थित है और वो अंटार्कटिक सर्कल से 400 किलोमीटर दूर था। इसी बीच रूसी खोजकर्ता आर्कटिक के उत्तरी हिस्सों का अन्वेषण कर रहे थे। उन्हें लगा कि अंटार्कटिक क्षेत्र की खोज भी रोचक होगी। 1819 में रूसी जार एलेक्जेंडर प्रथम ने फैबियन गोटिलिब बेलिंगहाउसेन को दक्षिण में अन्वेषण के लिए भेजा। बेलिंगहाउसेन को आदेश थे कि वो कैप्टन कुक के खोज स्थान से और दक्षिण की ओर जाए। बेलिंगहाउसेन ने बहुत कोशिश की, परंतु बर्फ ने कैप्टन कुक वाले स्थान से पहले ही उसे रोक दिया।
बेलिंगहाउसेन को एक द्वीप मिला जिसे उसने रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट के नाम पर पीटर फर्स्ट द्वीप रखा। पीटर फर्स्ट द्वीप की स्थिति 68.8 डिग्री एस की है और वो अंटार्कटिक सर्कल से 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। फिर बेलिंगहाउसेन ने अंटार्कटिक पेनिनसुला के दक्षिण में एक द्वीप खोजा और उसने उसे अलेक्जेंडर प्रथम द्वीप का नाम दिया। इसी रूसी जार ने उसे अभियान पर भेजा था। अलेक्जेंडर प्रथम द्वीप अंटार्कटिका क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप निकला। वो केप हॉर्न के दक्षिण में सबसे बड़ा द्वीप था। यह पक्का पता नहीं कि बेलिंगहाउसेन ने महाखंड देखा या नहीं। अगर मोटी बर्फ की परत जमी हो तो यह कहना मुश्किल था कि उसके नीचे जमीन थी या नहीं। अगर उसने देखा होगा तो बेलिंगहाउसेन महाखंड को देखने वाला वो पहला व्यक्ति होगा। विवाद में फंसने से अच्छा हो कि इस खोज का श्रेय हर एक को दिया जाए। हम कह सकते हैं कि अमेरिका के पाल्मर, ब्रिटेन के ब्रैंसफील्ड और रूस के बेलिंगहाउसेन ने 1820 में इस नए अंटार्कटिक महाखंड के दर्शन किए थे। एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन तीनों को यह नहीं पता था कि वो भूखंड किसी महाद्वीप का भाग था या फिर महज एक द्वीप था। डेविस ने उसके महाद्वीप होने का दावा किया था, परंतु वो सिर्फ तुक्का मार रहा था। उसके पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। 1823 में कैप्टन कुक का दक्षिणी बिंदु लांघा गया। जेम्स वेडल के नेतृत्व में एक ब्रिटिश व्हेलिंग जहाज ने महासागर के एक ऐसे भाग को खोजा जिसका दक्षिण में बहुत दूर तक विस्तार था। 20 फरवरी 1823 को वेडल 72.25 डिग्री एस पहुंचा। वहां पर तेज हवाओं और बर्फ ने उसे रोका और उसे वापस लौटना पड़ा। वो एक नया कीर्तिमान था। अब वेडल दक्षिणी ध्रुव से सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर था। महासागर के जिस भाग में वेडल का जहाज गया था वो अंटार्कटिक पेनिनसुला के पूर्व में स्थित है, इसलिए उसे वेडल के सम्मान में वेडल सी बुलाया जाता है। वेडल को लगा कि यह समुद्र सीधा दक्षिणी ध्रुव तक जाता होगा और केवल बर्फ की ही यात्रा में रोड़ा बन रही थी, लेकिन बाद के सालों में ऐसा नहीं हुआ। वेडल सी का सबसे दक्षिणी भाग 76 डिग्री एस पर स्थित था और वहां से दक्षिणी ध्रुव केवल 1500 किलोमीटर दूर रह जाता था। 1820 की सारी खोजें अंटार्कटिक सर्किल के आसपास ही हुई थीं और यह क्षेत्र टेरा डेल फ्यूजी के दक्षिण में था। 1831 में पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र के दूसरी ओर से अंटार्कटिक भूखंड को देखा जा सका। उसी वर्ष एक ब्रिटिश नाविक जॉन ब्रिस्को का अफ्रीका के दक्षिण में एक तटरेखा दिखी। जॉन ब्रिस्को को अफ्रीका के दक्षिण में एक तटरेखा दिखी। वो अंटार्कटिक सर्किल के 96 किलोमीटर उत्तर में थी, इसलिए वो साउथ टेम्परेट जोन में थी। उसने अपने जहाज के मालिकों के नाम पर उसे एंडरबी लैंड का नाम दिया। वैसे उसने इस भूमिखंड को दूर से ही देखा था, बर्फ के कारण वो वहां नहीं जा पाया था। 1840 में फ्रेंच अन्वेषक जूल्स ड्यूमोंट ड्यूरविले ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से यात्रा शुरू की और वो अंटार्कटिक सर्कल पर एक भूमि रेखा को देख पाया। अपनी पत्नी के नाम पर उसने उसे एडिली लैंड का नाम दिया। लगभग उसी समय एक अमेरिकी अन्वेषक चार्ल्स विल्किस अपने जहाज को एंडरबी लैंड और एडिली लैंड के बीच से लेकर जा रहा था। यह तटरेखा बिल्कुल अंटार्कटिक सर्किल के वक्र के सीध में थी। भारतीय महासागर के दक्षिण में स्थित इस तटरेखा को अब विल्किस लैंड के नाम से जाना जाता है। उसके तर्क बहुत सटीक थे और बाकी अन्वेषकों को उसकी बात माननी पड़ी। दक्षिण का महाद्वीप पूरी तरह से अंटार्कटिक क्षेत्र में था, पर वो पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढका था। वह वैसा महाद्वीप नहीं था जहां मनुष्य रह सके। आज भी इस इलाके में केवल वैज्ञानिक और अन्वेषक ही पाए जाते हैं और वहां वो अस्थायी समय के लिए ही होते हैं। इस महाद्वीप का प्राकृतिक नाम अंटार्कटिका था। अब हम आते हैं दक्षिणी ध्रुव के भी दक्षिण में क्या था। अंटार्कटिका की खोज के पश्चात वहां पर अन्वेषण की काम ने गति पकड़ी। लोग इस नए महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी के इच्छुक थे। जनवरी 1841 में स्कॉटिश अन्वेषक जेम्स क्लार्क रॉस अंटार्कटिक तट से समुद्र में उतरा। यह क्षेत्र न्यूजीलैंड के क्षेत्र दक्षिण में था और रॉस के सम्मान में उसे रॉस सी बुलाया जाता है। रॉस ने उसके पश्चिमी तट को इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में विक्टोरिया रखा। महारानी विक्टोरिया ने 4 वर्ष पूर्व ही अपना राज्यकाल शुरू किया था। पश्चिमी तट के पास एक पहाड़ था जिसे रॉस ने महारानी विक्टोरिया के पति के सम्मान में प्रिंस एल्बर्ट माउंटेन नाम दिया। रॉस ने रॉस सी में दक्षिण की ओर यात्रा की। बाद में उसे 60 से 90 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार ने आगे जाने से रोका। यह आइस शेल्फ निकला। यह पहले भूमि पर बना था, पर धीरे धीरे और अधिक बर्फ जमने के कारण वो समुद्र में धकेला गया। रॉस सी इस मोटे आइस शेल्फ से लगभग पूरी तरह घिरा था। आज इसे रॉस आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है और इसका फैलाव फ्रांस के क्षेत्रफल जितना है। जहां पर रॉस को
आइस शेल्फ मिला, वहां पर एक जमीन का टुकड़ा था जिसे रॉस द्वीप कहते हैं। उस द्वीप पर रॉस ने 17 जनवरी 1841 को 2 ज्वालामुखी खोजे, जिनका नाम उसने अपने दोनों जहाजों के नाम पर माउंट एरिबस और माउंट टेरर रखा। इन दोनों में माउंट एरिबस सबसे ऊंचा है और उसकी ऊंचाई 3.7 किलोमीटर की है। यह ज्वालामुखी अभी भी जीवित है और शायद दुनिया में सबसे दक्षिण स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। रॉस द्वीप के पूर्व में खुले समुद्र का विस्तार दक्षिण में अधिक और पश्चिम में कम था। रॉस द्वीप की इनलेट को जहाज के एक पल्लाह के नाम पर मिकमर्डो बे बुलाया जाता है। रॉस ने रॉस आइस शेल्फ के 720 किलोमीटर के सर्वेक्षण के बाद ही अंटार्कटिका छोड़ा। 1842 में वो रॉस सी वापस गया और फिर उसने 78.15 डिग्री एस पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। यह स्थान दक्षिणी ध्रुव से केवल 1300 किलोमीटर दूर था। अगर हम रॉस आइस शेल्फ के लुप्त होने की कल्पना करें तो हम साफ देख पाएंगे कि रॉस सी का दक्षिण की ओर विस्तार अन्य किसी भी महासागर की तुलना में अधिक है। उसकी सबसे अंतिम दक्षिणी टिप 86 डिग्री एस, जो दक्षिणी ध्रुव से केवल 450 किलोमीटर दूरी पर है। इस तरह 1800 के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित था और रॉस का दक्षिणी छोर वो अंतिम छोर था जहां जहाज द्वारा जा पाना संभव था। जो कोई भी उसके बाद दक्षिणी ध्रुव जाना चाहता, उसे जमीन के रास्ते ही आगे का सफर करना पड़ता। पर अंटार्कटिका पर असल में कोई जमीन तो थी ही नहीं, वहां तो केवल बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ पर बहुत लंबी दूरियां तय करना कोई आसान काम नहीं था। रॉस की यात्रा के बाद अनेकों जहाजों ने अंटार्कटिका की ओर रुख किया, परंतु कोई भी व्यक्ति उस महाद्वीप पर अपना पैर नहीं रख पाया। 1895 में एक नॉर्वेजियन व्हेलिंग जहाज लियोनार्ड क्रिस्टनसन के नेतृत्व में रॉस सी पर विक्टोरिया लैंड जा रहा था। तब 23 जनवरी को जहाज के दल ने उतरकर अंटार्कटिका पर पैर रखा। सदस्य का एक दल था कार्लसन बोर्जग्रेविक। 1898 में वो एक 9 सदस्यीय दल के साथ वापस लौटा और उसने पूरी सर्दी अंटार्कटिका के तट पर बिताई। यह पहला मौका था जब किसी ने अंटार्कटिका के तट पर अपनी सर्दियां बिताई हों। 1900 में बोर्जग्रेविक वापस गया और इस बार उसने अंटार्कटिका के तट पर खड़े होने के अलावा भी कुछ और भी किया। वो जहाज से उतरा, उसने स्की यानी बर्फ पर स्केट करने की पट्टियां पहनी और दक्षिण की ओर सैर लगाई। यह पहली बार था कि किसी ने अंटार्कटिका पर सैर करने की कोशिश की। 16 फरवरी 1900 में बोर्जग्रेविक 78.8 डिग्री एस के बिंदु पर पहुंचा। वहां से दक्षिणी ध्रुव केवल 1250 किलोमीटर दूर था। उसने रॉस के 60 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। उसके बाद अंटार्कटिका के हर एक अभियान दल पहले रॉस आइस शेल्फ पर पहुंचा। उसके बाद लोगों ने आगे जाने की कोशिश की। उन्होंने वहां पहुंचने का प्रयास किया जहां पहले और कोई नहीं गया था। हर एक की दिली तमन्ना थी कि वो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। एक व्यक्ति में यह रिकॉर्ड कायम करने की प्रबल इच्छा थी। वो था ब्रिटिश अन्वेषक रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट। आप दक्षिणी ध्रुव की लंबी दूरी को सिर्फ चलकर या फिर स्की करके पार नहीं पा सकते। आपको साथ में भोजन, ईंधन, तंबू और अन्य सप्लाई ले जाना जरूरी होगा, नहीं तो कुछ समय बाद ही आप भूख और ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। इसका मतलब हुआ आपके पास बर्फ गाड़ी यानी स्लेज होना जरूरी था। स्लेज पर आप अपनी सारा बारदाना लाद सकते थे, फिर आप स्लेज को खुद खींच सकते थे या फिर उन्हें कुत्तों द्वारा खींच सवा सकते थे। इसके लिए मोटे फर वाले कुत्ते सबसे उपयुक्त होते हैं। 1902 के अंत में स्कॉट रॉस सी पहुंचा और उसने उसके पूर्वी तट को एडवर्ड सप्तम लैंड नाम दिया। उसने यह नाम उस समय इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के सम्मान में दिया था। फिर स्कॉट और उसके साथियों ने स्लेज के जरिए आगे बढ़ना शुरू किया। 13 दिसंबर 1902 को वे 82.8 डिग्री एस के बिंदु पर पहुंचे, जो दक्षिणी ध्रुव से मात्र 870 किलोमीटर दूरी पर था। जनवरी 1909 में स्कॉट का एक साथी अन्वेषक अर्नेस्ट शैकल्टन ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का एक और प्रयास किया। 9 जनवरी 1909 उसके 4 लोगों के दल ने स्लेजों के साथ 18.8 के दल के स्लेजों के साथ 88.38 डिग्री एस बिंदु तक पहुंचे। यह दक्षिण ध्रुव से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से वे लौटने को मजबूर हुए। अगर वो और आगे जाते तो लौटते समय उनके पास भोजन का राशन खत्म हो जाता। उन्होंने इतना जरूर दिखाया कि दक्षिणी ध्रुव एक ऊंचे टीले पर स्थित था। अभी भी आखिरी चरण बाकी था। स्कॉट ने एक और प्रयास करने की ठानी। एक नॉर्वेजियन अन्वेषक रोआल्ड एमुंडसन पहले आर्कटिक के कई क्षेत्रों में अभियान दल लेकर गया था। उसने भी दक्षिणी ध्रुव जाने की सोची।
एमुंडसन ने अपने अभियान के बारे में बहुत गहराई से सोचकर पक्की योजना बनाई। उसने अपने साथ में इतने कुत्ते लिए जितने अभी तक कोई खोजकर्ता नहीं लेकर गया था। 52 कुत्ते उसके स्लेज को खींच रहे थे, जिन पर अभियान की सारी सप्लाई लदी थी। 20 अक्टूबर 1911 को उसके दल ने रॉस आइस शेल्फ पार किया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने कमजोर कुत्तों को मार डाला और उनका गोश्त दूसरे कुत्तों को खिलाया। इस प्रकार जो खाना स्लेज पर लदा था वो मनुष्य दल के काम आया और पूरे अभियान में उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं हुई। 14 दिसंबर 1911 को एमुंडसन का दल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। उसने वहां पर पहचान के लिए कुछ चिन्ह छोड़े और उसके बाद उनका दल 21 जनवरी 1912 को अपने जहाज पर वापस पहुंचा। उसके 12 कुत्ते अभी जीवित थे और भोजन की काफी सप्लाई भी बची थी। अभियान दल के सभी सदस्य जीवित और अच्छी सेहत में वापस लौटे थे। स्कॉट के दल ने अभियान की योजना इतनी निपुणता से नहीं बनाई थी। वे अपने साथ पर्याप्त कुत्ते नहीं ले गए थे, इसलिए उन्हें अंतिम 640 किलोमीटर की यात्रा के दौरान अपनी अपनी स्लेज को खुद खींचना पड़ा। 17 जनवरी 1912 को उनका दल भी दक्षिणी ध्रुव पहुंचा, जहां उन्हें एमुंडसन द्वारा छोड़े चिन्ह दिखाई दिए। स्कॉट के लोग इस रेस पे हार गए थे। उन्हें दक्षिणी ध्रुव पहुंचने में 69 दिन लगे, जबकि एमुंडसन को केवल 55 दिन लगे थे। स्कॉट और उसके चारों साथी थक थक कर चूर हो गए थे, पर उनके पास वहां पर सुस्ताने का वक्त नहीं था। वे तुरंत वापस लौटे, नहीं तो उनका भोजन समाप्त हो जाता। लौटते वक्त वे एक बर्फीले तूफान में फंस गए, जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 29 मार्च 1912 को 5 लोगों का ठंड से देहांत हो गया। इस बीच एक जर्मन अन्वेषक विलेम फिल्चनर ने वेडल सी पर खोजबीन की और उसे वहां दक्षिण में एक आइस शेल्फ मिला, जो रॉस आइस शेल्फ जितना ही बड़ा था। इसे फिल्चनर आइस शेल्फ कहते हैं। अगर आइस शेल्फ्स को नजरअंदाज करें तो रॉस सी और वेडल सी के बीच में जमीन होगी और वे एक दूसरे से 965 किलोमीटर दूर होंगे। यह अंटार्कटिका के दो भागों को जोड़ने वाला एक इस्थुमस था। अंटार्कटिका के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों का साइज अलग अलग है। पश्चिमी अंटार्कटिका, जो अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण में है, की तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है और उसमें अंटार्कटिक पेनिनसुला भी है। यह अंटार्कटिका का केवल 1/3 भाग है। पूर्वी अंटार्कटिका की तटरेखा अर्धगोलाकार है और लगभग अंटार्कटिक सर्किल की सीध में है। वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के दक्षिण में है। इस्थुमस को लांघकर और रॉस सी एवं वेडल सी के पूर्व में अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ट्रांस एटलांटिक माउंटेनस है। उसके एक शिखर का नाम है माउंट फ्रिडजोफ नैन्सेन। यह एक नॉर्वेजियन अन्वेषक का नाम था जिसने आर्कटिक को खोजा था। 4068 मीटर ऊंचा यह शिखर अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्य के कदम रखने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन अन्वेषक डगलस मॉसन ने बहुत सावधानी से पूरे अंटार्कटिका की तट रेखा का चित्र बनाया। 20 दिसंबर 1928 पर अंटार्कटिका पर हवाई जहाज ने पहली उड़ान भरी। हवाई जहाज अन्वेषण जगत में एक नया औजार था। हवाई जहाज द्वारा बहुत लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय किया जा सकता था। अगर आप लंबी यात्राओं को पैदल तय नहीं करना चाहते तो अब आप वहां हवाई जहाज ले जा सकते थे। 1929 में अमेरिकी अन्वेषक रिचर्ड एवलिन बायर्ड ने ऐसी हवाई यात्रा की। वो अंटार्कटिका की तट रेखा से दक्षिण ध्रुव पर एक दिन में जाकर वापस आ गया और उस दौरान 2500 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने रॉस आइस शेल्फ की पूर्वी किनार पर रूजावेल्ट ताल के पास एक बेस स्थापित किया, जिसे उसने लिटिल अमेरिका का नाम दिया। 1934 में अपनी बेस से 200 किलोमीटर दूर बायर्ड ने अकेले सर्दी का मौसम गुजारा। यह पहला मौका था जब किसी ने अंटार्कटिका के अंदरूनी भाग में पूरा सर्दी का मौसम बिताया हो। 1935 में एक ऑस्ट्रेलियन अन्वेषक ह्यूबर्ट विल्किंस और एक अमेरिकी लिंकन एल्सवर्थ ने अंटार्कटिका महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक की हवाई यात्रा की और 3700 किलोमीटर की दूरी तय की। 1939 में बायर्ड के नेतृत्व में एक अभियान दल ने अंटार्कटिका के 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का हवाई जहाज से नक्शा बनाया। फिर 1957 में विवियन फुक्स के नेतृत्व में एक अभियान ने अंटार्कटिका की एक छोर से दूसरे छोर तक जमीन द्वारा यात्रा की। अब भौगोलिक रूप से अंटार्कटिका का अन्वेषण मोटे तौर पर लगभग पूरा हो चुका था। अब उसमें बस बारीकियां भरना बाकी रह गया था। और अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका पर जीवन की। जब अंटार्कटिका का अध्ययन हवाई जहाज से हुआ तो किसी को भी यह पता नहीं चला कि वो पूरी तरह बर्फ से ढका होगा। अंटार्कटिका में बर्फ से ढकी सतह का क्षेत्रफल अमेरिका के पूरे क्षेत्रफल का 1.5 गुना है। यह बर्फ औसतन 1 किलोमीटर मोटी है। कई स्थानों पर यह बर्फ की तरह 4 किलोमीटर मोटी है। पूरी पृथ्वी पर जितनी बर्फ है उससे 9 गुनी ज्यादा बर्फ सिर्फ अंटार्कटिका में है। कई स्थानों पर ऐसे टुकड़े हैं जहां बर्फ नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिका के तट पर
सबसे बड़ा ऐसा जमीन का टुकड़ा पूर्वी तट रॉस आइस शेल्फ पर है। वहां पर जमीन का एक टुकड़ा है जो 40 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। अंटार्कटिका के अंदरूनी हिस्सों में भी इस प्रकार के जमीन के टुकड़े हैं। कई पहाड़ों की स्नो तेज हवाओं द्वारा उड़ा दी गई है और उनके शिखर आसमान तले नंगे खड़े हैं। घाटियों में भी कहीं कहीं बिना बर्फ के टुकड़े नजर आते हैं। वहां पर बर्फ क्यों नहीं है इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं है। पूरे अंटार्कटिका में केवल 7700 वर्ग किलोमीटर पर ही जमीन के टुकड़े होंगे। यह लग्जमबर्ग के क्षेत्रफल का मात्र 3 गुना क्षेत्रफल है। सबसे अधिक दक्षिण में यह जमीन के टुकड़े माउंट होवी में मिलते हैं। यह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। शायद इन टुकड़ों पर बर्फ न होने का एक कारण नीचे से निकलती ऊष्मा हो सकती है। घाटियों में ऐसे कई तालाब भी हैं जहां सर्दियों में अत्यंत ठंड के बावजूद पानी हमेशा तरल स्थिति में रहता है। 1947 में एक हवाई जहाज ने ऐसा टुकड़ा खोजा जहां कुल मिलाकर पानी के 23 तालाब थे। यह तालाब बड़े नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर सैन जुआन ताल एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होगा और उसमें पानी की गहराई मात्र 15 सेंटीमीटर गहरी होगी। अंटार्कटिका के अंदरूनी भागों के में जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। बर्फ पर कोई जीवन नहीं है। तालाबों और जमीन पर कुछ बहुत सरल पौधे हैं, एल्गी, लाइकिन और मॉस। अंटार्कटिका में 200 प्रकार की एल्गी, 400 प्रकार की लाइकिन और 75 किस्म की मॉस पाई जाती है। साउथ टेम्परेट जोन वाले अंटार्कटिक पेनिनसुला में 2 प्रजातियों के फूल वाले पौधे मिलते हैं। दक्षिणी ध्रुव से 400 किलोमीटर दूरी की पर भी पत्थरों पर लाइकिन पाई गई है। अंटार्कटिका में केवल जीवन के यही तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य और उनके द्वारा लाए गए जीवों की बात अलग है। अंटार्कटिका में पशु जीवन तो पौधों से भी कम है। अंटार्कटिका में 70 प्रजातियों के कीड़े और माइट्स पाए जाते हैं। माइट्स मकड़ी के परिवार के सदस्य हैं। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जानवर बिना पंखों वाला 1/3 सेंटीमीटर लंबा जीव है। माइट्स दक्षिणी ध्रुव से 684 किलोमीटर की दूरी पर भी पाए गए हैं। वैसे अंटार्कटिका का जमीन पर जीवन जितना मिलना दुर्लभ है, पर पास के समुद्र में अपार जीवन है। ठंडे महासागर में पानी की ऊपर तहों में विभिन्न प्रकार के छोटे पौधे पाए जाते हैं। साथ में वहां पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के काफी विशाल व्हेल भी होती है। ब्लू व्हेल अंटार्कटिका के महासागरों में तैरती रहती है और वहीं अपने बच्चे जन्मती है। ब्लू व्हेल 30 मीटर लंबी और 150 टन तक भारी हो सकती है। मछली खाने वाले कई जानवर अपना काफी समय अंटार्कटिका के तटों पर बिताते हैं और वहीं अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें 5 प्रकार की सील शामिल हैं। इनमें सबसे दक्षिण में रहने वाली वेडल सील है। वो हमेशा समुद्र तट के किनारे ही रहती है। उसे अक्सर तटों पर बर्फ के नीचे पाया जा सकता है। वो बर्फ में छेद करती है और उन छेदों से सांस लेती है। अंटार्कटिका के तटों पर मछली खाने वाले करीब 15 प्रकार के उड़ने वाले पक्षी पाए जाते हैं। इनमें सबसे दक्षिण में पाया जाने वाला पक्षी एक प्रकार का गल है, जिसे उसे स्कुआ बोलते हैं। वो अंटार्कटिका पर लंबी लंबी उड़ानें लगाता है और शायद वो दक्षिणी ध्रुव पर भी उड़ान लगाता है। इसलिए मनुष्यों से पहले वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र जीव होगा। अंटार्कटिका पर 2 प्रकार की न उड़ने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। इन्हें पेंगुइन कहते हैं। वो अपने पंखों से उड़ नहीं सकती, परंतु वो अपने पंखों द्वारा पतवार जैसे पानी में बहुत कुशलता से तैर सकती है। पानी के अंदर पेंगुइन 48 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकती है। वो मुड़ने आदि में भी बेहद निपुण होती है। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली एक पेंगुइन है एडली पेंगुइन। क्योंकि वो एडली द्वीप पर पाई जाती है, इसलिए उसका नाम एडली पेंगुइन पड़ा। वो 50 सेंटीमीटर ऊंची होती है और उसका भार 22 किलोग्राम होता है। यह पेंगुइन समुद्र के तट के आसपास की जमीन पर अपना घर बनाती है। दूसरी अंटार्कटिका पेंगुइन बाकी सभी पेंगुइन में सबसे बड़ी है। वो एम्परर पेंगुइन है और उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसका भार 34 किलोग्राम का होता है। एम्परर पेंगुइन के घोंसले दुनिया के पक्षियों में सबसे अनूठे होते हैं। बहुत सारी एम्परर पेंगुइन एक साथ भीड़ में इकट्ठी होकर रहती हैं। इन्हें रुकरीज कहते हैं और वो वहां अपने अंडे देती हैं। अभी तक ऐसी 14 रुकरीज मिली हैं, जहां हर एक में औसतन 11,000 एम्परर पेंगुइन हैं। यह रुकरीज समुद्र तट से 80 से 100 किलोमीटर अंदर की ओर बनाई जाती हैं। एम्परर पेंगुइन को अपना सारा भोजन समुद्र के तट से मिलता है, क्योंकि वो मछलियां खाती हैं, पर जब अंडे देने का समय आता है तो वे चलकर अपनी रुकरीज में वापस आ जाती हैं। वापस जाने में उन्हें 1 महीने का समय लगता है। वापस जाते समय उन्हें 1 महीने भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में उन्हें कुछ भी भोजन नहीं मिलता है। सर्दी के शुरू में वो अपनी रुकरीज में जाती हैं और वहां मादा एक अंडा देती है। अंडे के लिए कोई घोंसला नहीं होता है। अंडे की देखभाल नर एम्परर पेंगुइन करता है। वो उसे अपने पैर से ढक कर रखता है, जिससे अंडा गर्म रहता है।
अंडा देने के तुरंत बाद मादा दोबारा समुद्र तट की ओर कूच करती है। इसमें 1 महीना और बीतता है। उसे बिना भोजन मिले 2 महीने बीत जाते हैं। नर पेंगुइन रुकरीज में 2 महीने अंटार्कटिका की सर्दी में बिताता है। इस दौरान वो अंडे को गर्म रखता है। रुकरीज में आने से पहले नर अपने शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि यही चर्बी उसे 2 माह तक जिंदा रखती है। रुकरीज में हजारों नर पेंगुइन एक दूसरे से सटे होते हैं। हर एक के पास उसका अंडा होता है। उस समय अंटार्कटिका का तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की सर्द हवाएं चल रही होती हैं। जो पेंगुइन घेरे में बाहर होती हैं, वो लगातार खुद को गर्म करने के लिए अंदर जाने का प्रयास करती हैं। इससे गर्म वाली पेंगुइन बाहर आती हैं और वे फिर जोर लगाकर अंदर जाने की कोशिश करती हैं। इससे हर एक पेंगुइन को अंदर और बाहर रहने का अवसर मिलता है। अंडों में से बच्चों के निकलते समय मादाएं फिर से वापस आती हैं और मातृत्व का भार संभालती हैं। उसके बाद 4 महीने भूखे रहने के बाद नर वापस समुद्र पहुंचते हैं। इन 4 महीनों में नर पेंगुइनों का भार 25 से 40% तक घट जाता है। अंडे से बच्चे के निकलने के बाद मादा उसे खिलाती है, पर मादा के पास सजो हुआ भोजन ज्यादा समय नहीं चलता है। उसके लिए नर पेंगुइन का वापस आना जरूरी होता है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी समुद्र वापस जाकर खा पी कर मोटे होकर फिर वापस आकर बच्चे को खिलाते हैं। अंत में जब अंटार्कटिका की सर्दी समाप्त होती है, तब पेंगुइनस के जो बच्चे जीवित बचते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वे खुद समुद्र तट की यात्रा कर सकें और वहां जाकर अपना पेट भर पाएं। एम्परर पेंगुइन का जीवन कष्टों से भरा होता है, परंतु अपनी रुकरीज में वो पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, क्योंकि वहां पर उनके अलावा और कोई जीव नहीं होता है। अब केवल मनुष्य ही उनके करीब आ सकते हैं। अब अंटार्कटिका का अध्ययन करने के लिए वहां हर समय लोग रहते हैं। वहां पर कुछ प्राचीन जीवों के अवशेष भी मिले हैं। यह जीव दुनिया के ऐसे काल में रहे होंगे जब मौसम इतना सर्द नहीं रहा होगा। बाद में करोड़ों साल पहले यह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव में मिल गया होगा। अंटार्कटिका में भी कोयला मिला है। अंटार्कटिका से बर्फ की जो बड़ी चट्टानें टूटती हैं, वो भविष्य में दुनिया के लिए स्वच्छ पानी का स्रोत होंगी। अभी शायद अंटार्कटिका पिकनिक और सैर सपाटे की जगह न हो, पर भविष्य में वो मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा।